हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। जनरल फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है होम्योस्टेसिस को। अगर होम्योस्टेसिस का हम बात करें तो होम्यो मेरा एक ही फंडा है। जब भी कोई टॉपिक दिखे उसे सबसे पहले तोड़ो, मतलब होम्योस्टेसिस को दो पार्ट में ब्रेक करो। मतलब यह बना हुआ रहता है, एक तो होम्योस से बनेगा, एक एस्टेसिस से बनेगा। किससे? एक होम्योस से बनेगा, एक एस्टेसिस से बनेगा। याद रखना, होम्योस का मतलब क्या होता है? लाइक मतलब सेम। अगर एस्टेसिस का बात करें, स्टैंडिंग स्टिल, इसका मतलब कांस्टेंट, मतलब स्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करेगा एस्टेसिस। इसी दो वर्ड से हमें होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहने का मतलब, अगर कोई चीज़ का मेंटेन करना, कांस्टेंट मेंटेन करना, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। कोई चीज़ क्या, यहाँ पे अपन कोई चीज़ बोले तो इंटरनल इन्वायरमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनल इन्वायरमेंट बोलेंगे। एक चीज़ याद रखना, ये जो टर्म दिया था होम्योस्टेसिस का, वह वाल्टर कैनन ने। कौन दिया था? एक वाल्टर कैनन ने यह टर्म दिया था होम्योस्टेसिस का। अगर डेफिनेशन का बात करें, होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, उस इंटरनल इन्वायरमेंट का मेंटेन करना, उसके कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। एक चीज़ याद रखना कि यह जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इंटरनल हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो हमारे गाइटन है, गाइटन और हॉल जो एक स्टैंडर्ड बुक माना जाता है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, सब इस बुक को प्रीफर करते हैं पढ़ने को, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करना कि गाइटन क्या बोलता है। गाइटन बोलता है कि हमारा, गाइडन को क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हमारा बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी जो होता है, उसमें 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होता है। 100 ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होता है, उसमें तो 25 ट्रिलियंस या आरबीसी मिलेगा, और बाकी के जो 75 मिलेगा उसमें अदर सेल मिलेंगे। अगर अदर सेल मिलेंगे, देखो बॉडी क्या है, बॉडी दो चीज़ से बना हुआ रहता है। एक तो सॉलिड से बनेगा, एक लिक्विड या फ्लूइड से बनेगा। इसका मतलब सॉलिड जो होगा यह 40% को रिप्रेजेंट करेगा, जो लिक्विड या फ्लूइड्स होगा यह 60% को रिप्रेजेंट करेगा। एक चीज़ याद रखना, यह जो फ्लूइड है, यह जो लिक्विड है, इसका भी दो डिवीज़न होता है। एक तो इंट्रा सेलुलर डिवीज़न होगा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डिवीज़न होगा। यह जो इंट्रा सेलुलर डिवीज़न होता है, यह 2/3 पोर्शंस होता है, जिसमें तुम्हें पोटेशियम देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा और फॉस्फेट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर का बात करेंगे, यह केवल 1/3% होता है। 60% का 1/3%, 1/3 तुम्हें एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर को, इसी एक्स्ट्रा सेलुलर को हम बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। याद रखना, इंट्रा सेलुलर को हम इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं बोलेंगे, केवल एक्स्ट्रा सेलुलर को हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलते हैं। यह जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इसी को अगर फ्रेंच लैंग्वेज में बात करें तो इसे हम मिलियो इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलियो इंटीरियर बोलते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं? मिलियो इंटरनल बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। यह एक फ्रेंच लैंग्वेज है। अगर इसका बात करें, यह इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर का बात करें, इसका दो डिवीजन फर्दर किया गया है। एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स जो, और एक होता है 1/4 ब्लड। क्या? 1/4 ब्लड। एक चीज़ याद रखना, यह जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यह तुम्हें 3/4 देखने को मिलेगा। 3/4 पोर्शन तुम्हें इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखने को मिलेगा, और 1/4 जो तुम्हें ब्लड देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखना, एक इंटरेस्टिंग बात है, सेल के अंदर ब्लड होता है कि नहीं? सेल के अंदर ब्लड होगा कि नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ये 3/4 इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये 3/4 इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये Na सोडियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम प्रेजेंट होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा, और SCO3 प्रेजेंट होगा। ये CO2 प्रेजेंट होगा, CO2 प्रेजेंट होगा, और O2 प्रेजेंट होगा, और शुगर प्रेजेंट होगा, फैटी एसिड प्रेजेंट होगा, एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। और ब्लड कितना? 1/4। एक चीज़ याद रखना, इसमें होम्योस्टेसिस में हम एक्स्ट्रा सेलुलर को क्यों
लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर के को क्यों कांस्टेंट मेंटेन करते हैं, उसके इन्वायरमेंट को क्यों, इंटरनल इन्वायरमेंट को हम एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो यह सेल है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, फॉस्फेट होगा। अगर इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कांस्टेंट या फेवरेबल नहीं होगा तो इस सेल का डेथ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे बात करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बात करते हैं। अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस में नेक्स्ट पॉइंट का, एक साइंटिस्ट था क्लॉड बर्नार्ड साइंटिस्ट, एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट था। इसने क्या बोला है, एक टर्म दिया था मिलियू इंटरनल, क्या मिलियू इंटरनल इसने टर्म दिया था। इसका मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है मिलियो इंटीरियर। एक गाइटर का बुक में एक होम्योस्टेसिस का बहुत ही अच्छा डेफिनेशन दिया है, मेंटेनेंस ऑफ नियर, याद रखना नियर बोलता है, गाइटन क्या बोलता है, मेंटेनेंस ऑफ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल इन्वायरमेंट। जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका कंडीशन को नियर कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है, क्या नियर कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। इसी होम्योस्टेसिस को मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए दो फीडबैक मैकेनिज्म दिया गया, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का बात कर ले पहले, कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैन समटाइम्स विशियस साइकिल एंड कॉज डेथ। मतलब पॉजिटिव जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है यह कभी एक विशियस साइकिल भी कॉज कर सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और दूसरा पार्ट, कभी भी यह पॉजिटिव फीडबैक कभी कभी यह यूजफुल भी हो सकता है, कैसे होता है इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर हम इस पार्ट में बात करें तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स का बात करेंगे तो मोस्ट कंट्रोल सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का वह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा मेंटेन होता है। एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, मोस्टली यूज़फुल होता है। सपोज डैट मान लो कोई एक पर्सन है, यह कोई पर्सन है, यहाँ पे गड्ढा है, आप इस गड्ढा की तरफ, इस कुआं की तरफ मान लो सपोज दैट मूव कर रहे हो। अगर ये नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, आपको इस कुआं की तरफ जाने नहीं देगा, या तो आपको यहाँ रोक देगा या आपको आपकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, जिस डायरेक्शंस में आप मूव कर रहे हो यदि वह डायरेक्शन आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उस डायरेक्शन को उसी पॉइंट पर रोक देगा या उस डायरेक्शन को आपको रिवर्स कर देगा। इसी मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बोलते हैं, अगर हम सिंपली बात करें तो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स में तीन कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक मिल जाएगा सेंसर, क्यों, क्योंकि यह सेंस करेगा। डिटेक्टर, क्यों, क्योंकि यह डिटेक्ट करेगा। रिसेप्टर, क्योंकि रिसेप्टर पे सेंस करेगा, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, सेंसर भी बोलेंगे, डिटेक्टर भी बोलेंगे और रिसेप्टर भी बोलेंगे। ये डिटेक्टर, सेंसर और रिसेप्टर क्या करता है, यह कोई भी वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल में कोई भी चेंजेस हुआ उस वेरिएबल के चेंज को डिटेक्ट करेगा और जैसे ही चेंज को डिटेक्ट किया उस मैसेज को ट्रांसमिट कर देगा कंट्रोल सेंटर में। अगर यह कंट्रोल सेंटर फिर क्या करेगा, यह कंट्रोल सेंटर उस मैसेज को, मतलब उस इनपुट को रिसीव करेगा और उस इनपुट को रिसीव करके यह इनिशिएट करेगा कमांड सिग्नल को, किसके लिए, जो नेक्स्ट ये कंपोनेंट है जिससे इफेक्टर को कमांड सेंटर देगा। फिर इफेक्टर क्या करेगा, इफेक्टर उस कमांड को रिसीव करेगा और कमांड को जैसे ही इफेक्टर रिसीव करेगा तो उसके रेस्पॉन्स को या तो बढ़ाएगा या कम करके उसके एक्टिविटी को नॉर्मल सी रीस्टोर करेगा बॉडी में। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेंसर, डिटेक्टर और रिसेप्टर कोई भी वेरिएबल चेंज को सेंस किया, फिर वह मैसेज देता है कंट्रोल सेंटर को, फिर कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करेगा और यह रिसीव करके एक कमांड का तैयारी करता है, इनिशिएट करता है कमांड को और उस कमांड को इफेक्टर तक पहुंचाएगा। और इफेक्टर का काम क्या होता है, उस कमांड को रिसीव करेगा और उस कमांड को जैसे ही रिसीव करेगा या तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करके नॉर्मलसी को मेंटेन करेगा। अब आता है कि नॉर्मलसी को कैसे मेंटेन करता है। सपोज दैट इस मैकेनिज्म का हम बात करें कि सपोज डेट हमारे बॉडी में कंडीशंस नॉर्मल हैं,
और इस कंडीशन से मान लो कोई भी डेविएशन हुआ और इस डेविएशन होगा तो इस डेविएशन को सेंस कर लेगा सेंसर, और सेंसर तुरंत मैसेज प्रोवाइड करेगा कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इस मैसेज को लेगा और इस मैसेज को इफेक्टर को देगा, और इफेक्टर का काम क्या होता है, इस डेविएशन का करेक्शन करेगा और यह करेक्ट करके बॉडी का नॉर्मलसी को मेंटेन करेगा, मतलब फिर नॉर्मल कंडीशंस में लाएगा। अगर हम मैकेनिज्म का बात करें तो पहले मान लो होम्योस्टेसिस का डिसरप्शन हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस डिसरप्शन को सेंसर क्या करेगा, डिटेक्शन करेगा, और यह डिटेक्शन करेगा तो यह मैसेज देगा कंट्रोल सेंटर को, और यह कंट्रोल सेंटर मैसेज देगा इफेक्टर को, और इफेक्टर का काम क्या करता है, यह निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा, और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, यह दोनों ये जो सेंसर है वो कंट्रोल सेंटर दोनों को इनहिबिट करेगा, और इस तरह से मैकेनिज्म करके वह होम्योस्टेसिस को दोबारा वापस लाएगा, मतलब रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो प्यारा एग्जांपल बात करें निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, एक होता है रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेनी हार्मोन, जितने भी हार्मोन हैं मैक्सिमम हार्मोन का सिक्रीशन, जो किसका एग्जांपल है, निगेटिव फीडबैक का, और रेगुलेशंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ये किसका एग्जांपल है, ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। जैसे एग्जांपल का बात करेंगे सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, किसका, सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन का बात करेंगे। क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि नॉर्मल लेवल है थायरोक्सिन का, अगर नॉर्मल लेवल है, कोई भी डेविएशन नहीं होगा तो थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर मान लो सपोज डैट थायरोक्सिन का लेवल बढ़ गया तो फिर क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, उसे बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब टीएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। अगर टीएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया, जो थायरोक्सिन का सिक्रीशन हो रहा था उस थायरोक्सिन का डिक्रीज कर देगा, मतलब इससे पहले इंक्रीज हो रहा था अब उसे डिक्रीज कर दिया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में काम करके उसे डिक्रीज किया, उसे बोलेंगे नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन कर दिया, और नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन जो कर दिया इस मैकेनिज्म को बोलेंगे निगेटिव फीडबैक। क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था उसे डिक्रीज किया, अपोजिट डायरेक्शन पे काम किया। अगर दूसरा इसी में देखो, सपोज दैट मान लो थायरोक्सिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वह क्या करेगा, डिक्रीज होने नहीं देगा, तो यह क्या करेगा, जो टीएसएच है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा, और जब यह टीएसएच के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा तो बेटा थायरोक्सिन के सिक्रेशन इंक्रीज होगा, और थायरोक्सिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करके फिर क्या करेगा, इस नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन को मेंटेन करेगा। और नेक्स्ट जो लास्ट एग्जांपल अपन समझते हैं कि वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में जो वाटर बैलेंस होता है कैसे होता है। अगर मान लो हमारे बॉडी में नॉर्मल कंटेंट है वाटर नॉर्मल कंटेंट है, एक कंडीशन ऐसा होगा कि वाटर का कंटेंट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर का कंटेंट इंक्रीज होगा तो ये जो हमारा मन करके, मतलब क्या करेगा, मेरा मन के अकॉर्डिंग जो इसे रेगुलेट करेगा क्या, कि हम पानी पीना कम कर देंगे, इसका मतलब क्या करेगा, यह डिक्रीज कर देगा वाटर इंटेक को, मतलब थर्स्ट नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगी, तो पानी पीना कम कर देंगे, और पानी पीना कम कर देंगे तो वाटर जो कंटेंट है उस कंटेंट वाटर यहाँ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था यहाँ पे नॉर्मल। ये तो एक सिंपल तरीका है। अगर हम देखिए ब्रेन का क्या रेगुलेशंस होता है, हाइपोथैलेमस का क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास मान लो वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा तो ये जो ओस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में, उसका कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होगा, मतलब नो स्टिमुलेशन ऑफ ओस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस। जब ओस्मो रिसेप्टर का कोई भी स्टिमुलेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, एडीएच का सेक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करता है, एक एडीएच एक ऑक्सीटोसिन, याद रखना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो एडीएच का सेक्रेशन है, एडीएच का सेक्रेशन डिक्रीज होगा। अगर एडीएच का सेक्रेशन डिक्रीज हो गया, जो वाटर का रिटेंशन है किडनी के द्वारा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जब वाटर का रिटेंशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब जो पहले वाटर ज़्यादा था तो अब वाटर क्या हो जाएगा, कम होके नॉर्मल हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, डेविएशन नहीं है तो नॉर्मल वाटर मेंटेन रहेगा। अगर दूसरा केस, अगर मान लो वाटर कंटेंट हमारे बॉडी में कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, यह या तो हम इस कम को कैसे पूर्ति करेंगे कि पानी पिएंगे और प्यास लगेगी, और प्यास लगेंगे तो मतलब इंक्रीज कर देंगे वाटर इंटेक को, और फिर क्या करेंगे, हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट है ये वाटर कंटेंट नॉर्मल हो जाएगा।
अगर सपोज डेट मान लो वाटर डिक्रीज हो गया, और वाटर डिक्रीज हो गया, दूसरा जो हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, यह ओस्मो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है उसका स्टिमुलेशन करेगा, और ओस्मो रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट हुआ तो ये बेटा क्या करेगा, एडीएच के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच के सिक्रेशन को इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही इंक्रीज करेगा तो यह क्या करेगा, वाटर का रिटेंशन को इंक्रीज कर देगा किडनी के द्वारा। जब वाटर के रिटेंशन को यह किडनी के द्वारा इंक्रीज कर दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंड होगा हमारे बॉडी में, हमारे किडनी के द्वारा ये रिटेंशन होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाटर कंटेंट फिर हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, डिक्रीज हो रहा था, तो इसे इंक्रीज करके वाटर के रिटेंशन को इंक्रीज करके नॉर्मल का किया। पहले क्या होता, वाटर जब इंक्रीज हुआ था तो एडीएच के सेक्रेशन को डिक्रीज करके, मतलब रिटेंशन को डिक्रीज करके नॉर्मल किया। तो होम्योस्टेसिस पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, या कोई भी चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा है, या तो उस डायरेक्शन को रोक देगा, या उसे रिवर्स करके हमारे बॉडी को हार्मफुल कंडीशन से प्रिवेंट करेगा। तो मतलब कुछ सिस्टम है जो रेस्पॉन्सिबल होता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, जिससे पहला हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, स्किन, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, लिम्फेटिक सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स, और बोले तो नर्वस सिस्टम्स। ये सब क्या करता है, हमारे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। एक चीज़ याद रखना, ये मेरा पहला पार्ट था, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करना कि इस वीडियो को काफ़ी आगे तक फैलाएं, ताकि मैं दूसरा वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।